अनाउंस कर दूंगा कि किस क्या डेट रहने वाला है, और उस डेट पर आप सभी ने फॉर्मल में आना है, प्रोजेक्ट अपना प्रॉपर रेडी करके, और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है कि किस चीज़ के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे हो, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आपने यूज़ की हैं लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, उनके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली उनका रोल क्या है और उससे आपने क्या फाइनल बनाया। तो कुछ सैम्पल्स वगैरह मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कैसा प्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट ज़रूरी है करना डिज़ाइनिंग का। और एग्ज़ाम आई थिंक हमारे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब हो गए थे, बूटस्ट्रैप भी हो गया था। ठीक है, सो आज से स्टार्ट करेंगे अपना PHP, और मान के चलिए कि जून और जुलाई ये 2 महीने अगर हम लोग रेगुलर रहते हैं, कोई गैप नहीं होता है, तो हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि इसके लिए क्या प्रिपरेशन आपने करनी, क्योंकि अभी तक आप लोग डिज़ाइनिंग का काम कर रहे थे और आज यहाँ से हमारी डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें अपने कंप्यूटर को एक सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो क्या करना होता है इसके लिए, सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउनलोड जैम। ठीक है, या इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जैम दिखाई देगा। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, लिनक्स यूज़र हैं यानी कि उबंटू बेस्ड जो लोग होते हैं, और जो विंडो यूज़र हैं वो यहाँ से चूज़ करेंगे। सो कौन सा चूज़ करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अपडेट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से टॉप वाले को चूज़ कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद एक नया अपडेट है और ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला चल रहा है आपका, तो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बढ़िया से आपका लोकल में काम चलता रहेगा। डालने के लिए आप लेटेस्ट भी डाल सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट समटाइम्स क्या होता है कुछ चीज़ें अंडर टेस्टिंग होती हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं फिर हमें बाद में। तो ये आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसका जो सेटअप होगा वो आपका C ड्राइव में चला जाएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, C ड्राइव में मेरे पास अवेलेबल भी होना चाहिए। डाउनलोड के अंदर देखेंगे star.exe, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ 144 MB का यहाँ पर एक सेटअप अवेलेबल है। इस तरह से क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक और इसकी ना इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, सिंपल नेक्स्ट 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 करते जाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, इस तरह से इसका एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वेलकम टू जैम। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इम्पोर्टेंट बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूज़र अकाउंट कंट्रोल ऑन योर सिस्टम सम फंक्शंस ऑफ जैम आर पॉसिबली रिस्ट्रिक्टेड। तो एक यूज़र अकाउंट कंट्रोल पॉलिसी हमारे एडमिन से लगी होती है, उसकी वजह से आ रहा है, बट इसके लगे होने के बाद में कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, हमारी सारी चीज़ें काम करेंगी इसके ऊपर। आपने ओके करना है और यहाँ से फिर नेक्स्ट 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 करते रहिए, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर तो सेलेक्ट कंपोनेंट करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे कहाँ इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे कंप्यूटर में C ड्राइव ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए रहती है। अगर आपको लगता है कि मेरे को D में करना है तो आप D में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, या अगर आपके पास और भी कोई एडिशनल ड्राइव है तो वहाँ भी डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बोलता है, द सेलेक्टेड फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज़ सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर। मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट्स वाई ये नया नहीं इंस्टॉल होगा, बट आपने सिंपल इस तरह से ही करना है। और नेक्स्ट करते आपका फोल्डर क्रिएट होगा और ये इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है। और सबसे पहले हम आपका डेवलप, क्योंकि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं एक नया ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, न्यू ग्रुप उमेश।
सेट कर लेंगे। डेट गलत डालेंगे, 3/5 की जगह 3/6 होगा। ओके, सो ग्रुप अपना हो गया है क्रिएट। और मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए ना, जो पुराना वाला आपका ग्रुप है, या तो मैं बाहर डाल दूँ सभी का। सभी लोग क्लास किस पे ले रहे हो, फ़ोन पे ले रहे हो, किस पे ले रहे हो? अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम पे। सिस्टम पर ले रहे हो तो मैं आपको क्यूआर कोड स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आप स्कैन करो, फटाफट से ग्रुप ज्वाइन करो। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने आपका ग्रुप अवेलेबल है। व्हाट्सएप में सबसे टॉप में ही आपका स्कैनर दिया हुआ है नए अपडेट के अंदर। फटाफट से ज्वाइन करना स्टार्ट करो। 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 5, 6, 7, सभी लोग हो गए। 8 लोगों ने ज्वाइन किया, किस एक ने स्कैन नहीं किया? अमन, पंकज, ध्रुव, हिमांशु, सुजल, विवेक, अंकिश। किसका नहीं हुआ? मैंने नहीं किया। आप इसका लिंक व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं? माही में नहीं है सर। माही अपना फ़ोन नंबर बताओ। हम्म, 9315461622। ठीक है, आगे। आपको लिंक भेज दिया गया है, टैप करो, ज्वाइन करो। थैंक यू सर। तो 3 लोग रह जाते हैं, जैसे कि सोनू। तो सोनू को भेजते हैं यहाँ से कॉपी। सोनू का नंबर क्या है? सोनू के कोर्स में है, इसे तो वेब डिज़ाइन मेंशन है। सुजल, तुम्हारा भी वेब डिज़ाइनिंग मेंशन और क्या खाली? तो करवा लो ये चीज़। सोनू ने बताया था कि उसने कुछ कुछ चीज़ सेलेक्ट करी हुई है, तो शायद से उसने शायद पीएचपी नहीं करा हुआ, रिएक्ट वगैरह करा हुआ है शायद से। रिएक्ट खाली कैसे मिल सकता है? पता नहीं, से तो बता रहा था शायद से, पूछ लूंगा मैं उससे। ये तुम्हारे ग्रुप में भी नहीं है सोनू, इस वाले जो पुराना वाला ग्रुप था उसमें भी नहीं है। हाँ, उसने लेफ्ट कर दिया था पहले। भेज देते हैं, बाद में देख लेंगे, हटाना होगा हटा देंगे। 8826496762। ये नंबर इसका व्हाट्सएप पर ही नहीं है। और कौन आता है? हिमानी। डबल 810507188।
ओके, तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप तीनों में से जो भी आप चाहें वो अपना डाउनलोड करके काम कीजिएगा। ये आपको सबसे पहला स्टेप है अपने कंप्यूटर में कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन टॉप का है, लेटेस्ट भी डालो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आपके सी ड्राइव में अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपको सी ड्राइव में बेसिकली देखने के लिए मिल जाएगा एक फोल्डर जिसका नेम होगा जैम। आपके पास अगर कोई एडिशनल ड्राइव है तो आप उसमें भी ले जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी लेटेस्ट इंस्टॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग यहाँ से सर्च करके चलाएंगे तो वही चलेगा। मतलब कि हो सकता है कि आपने सी में डाल रखा हो और बाद में आपने डी में इंस्टॉल कर दिया, तो कमांड जब आप रन करेंगे तो डी वाला पहले चलेगा, सी वाले को आपको मैनुअली चलाना पड़ेगा। तो मैनुअली कैसे रन करते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, जैम्प में जाना है, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जैम्प कंट्रोल, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और आपका जैम्प जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको जो है डी ड्राइव से करा रहा हूँ, डी में मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मान लो खुदा ना खास्ते सी ड्राइव करप्ट हो गया तो मेरे पास बैकअप तो रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट का सारा डेटा है ना, डेटाबेस वगैरह है, तो डी ड्राइव का डेटा कभी नहीं जाता है ना, जब तक पूरी हार्ड ड्राइव ही ना ख़राब हो जाए। तो हमने यहाँ पर डी के अंदर रखा हुआ है। वैसे मेरे पास टेस्टिंग के लिए एक और थर्ड ड्राइव है एक्स्ट्रा ड्राइव के नाम से, मैं चाहूँ तो आपको एक फ्रेश इंस्टॉलेशन यहाँ पर भी करके दिखा सकता हूँ इसमें, अगर ये चल रही होगी थर्ड ड्राइव तो हाँ, तो इसमें भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बट सी ड्राइव जो होती है हमारी वो SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो बहुत फास्ट डेटा प्रोसेस करती है आपको। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जैम्प ऑलरेडी है। जैम्प के अंदर आपको सो मेनी फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आपने जो लोकेट करना है नंबर 6 फोल्डर पर आना है, विच इज़ htdocs। htdocs यानी कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाने हैं वो इसी फोल्डर में आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो जैसे अभी तक हम लोग सी ड्राइव में कहीं पर भी अपना डेटा रख लेते थे, अब ऐसा नहीं है, अब आपको डेवलपमेंट का जो भी काम है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर रखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर इस तरह से। तो यहाँ पर आपने देखा अपाचे और MySQL दो चीज़ें हमने यहाँ पर स्टार्ट की। तो क्या दोनों की हमें ज़रूरत है? हमारा एक से ही काम हो जाएगा। जब तक आपका बैकएंड लैंग्वेज के साथ डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता है तब तक आपको MySQL की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग 10 मतलब मान के चलो इस मंथ के हाफ तक सिर्फ अपाचे यही पढ़ेंगे PHP। तो यहाँ पर अभी हमें किसकी ज़रूरत आएगी? सिर्फ और सिर्फ अपाचे। तो जैम क्या है? जैम एक सर्विस है जो बेसिकली आपके सो मेनी मॉड्यूल्स को अपने अंदर कैरी करती है, लाइक अपाचे, MySQL, फाइलजिला, मर्करी एंड टॉमकैट। क्या हमें सबकी ज़रूरत है? नहीं, हमें सिर्फ अपाचे और MySQL की ज़रूरत है। फाइलजिला बेसिकली लोकल से सर्वर पर होस्ट करने के काम आता है। तो अपाचे क्या है? अपाचे इज़ अ सर्वर, जैम इज़ नॉट अ सर्वर। कई बार हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं बोलते हैं जैम सर्वर से काम करेंगे, तो जैम इज़ अ सर्विस एंड अपाचे इज़ अ सर्वर। तो जो आपके कंप्यूटर को सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करता है दैट इज़ अपाचे, ठीक है। तो अपाचे जो चलता है आपका पोर्ट 80 और 443 के ऊपर काम कर रहा होता है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे लोग ना उसका एक सर्विस आती थी कॉलिंग के लिए, स्काइप, उसका बहुत यूज़ करते थे। अब स्काइप जो होता था हमारे कंप्यूटर पोर्ट 80 पर ही चलता था। तो क्या होता था कि हमारा अगर स्काइप खुला हुआ है तो ये नहीं चलता था और लोग परेशान होते भाई पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफ़ॉल्ट इसके पोर्ट के साथ क्लैश कर जाती हैं। मॉडर्न में तो नहीं होता, बट कभी ऐसा हो तो चेक करना कि पोर्ट का तो इशू नहीं आ रहा है। बट अब होगा नहीं ऐसा, 99% तो नहीं होगा, 1% अगर हो जाए तो बात अलग है। तो पोर्ट 80 के ऊपर ये रन होता है। अब ये पोर्ट क्या होते हैं? तो पोर्ट जैसे कि हम लोग अपने घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर या कहीं भी जाते हैं तो एक रूट होता है, जैसे कि NH9, NH24, इस तरह से इंटरनेट में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस पर डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, गिव एंड टेक होता है, आदान प्रदान होता है। तो यही आपका एक तरह की रोड है एक तरह से, ठीक है। तो पोर्ट कभी अगर आपका क्लैश हो तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से हम पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ कॉन्फ़िगर में आओगे, ये हमारी देखो सर्विस खुल गई कंप्यूटर की। अगर हमें कोई सर्विस इनेबल डिसेबल करनी है, कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये
और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग। तो कभी मान लो आपकी कोई ऐसी चीज़ हो सेम पोर्ट पर रन हो रही है जिसके वजह से क्लैश हो रहा है, तो आप पोर्ट अपना नंबर बदल सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट 80 ही होता है। ठीक है, तो कहाँ से लेकर आए हम लोग ये वाला ऑप्शन? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक अपना फोल्डर बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हमारा जैसे टाइम है 12 to 1:30। सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, 12 to 1:30 का हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब हमने यहाँ से नोटिस करना है कि क्या हमारे अपाचे सर्वर ऑन है। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे यूआरएल में लोकल होस्ट, और यहाँ पर आप अपना बैच टाइम जो है वो एंटर करेंगे 12 to 1:30। तो देखो हमारा इंडेक्स ऑफ खुल गया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेना है आज की डेट में। जैसे कि हम यहाँ जाके अपना एक फ़ोल्डर बना लेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मंथ के नाम से, जून 24, है ना। तो यहाँ जो रिफ्रेश करेंगे तो फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर जाएंगे, आज की डेट। तो मैं आज जैसे इंट्रोडक्शन है तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला फ़ोल्डर कॉपी करके अपनी आज की डेट में जून में लाके स्टोर करेंगे। उसको रीनेम करेंगे 03/06/24। ठीक है, तो यहाँ पर आके चेक करिए क्या फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है। और जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज खुल गया? होम पेज। तो आपको याद है कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट का पहला पेज index.html होता है। तो उसका मतलब क्या होता है? यही उसका मतलब है कि इंडेक्स फाइल होने की वजह से वो पहली फाइल सबसे पहले ओपन होती है। अगर आपकी फ़ाइल का नेम इंडेक्स ना होकर कुछ और भी हुआ तो ये पेज आपका नहीं खुलेगा डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से जाके कुछ भी नेम कर देता हूँ, लाइक डेमो। ठीक है, इंडेक्स का नेम ने क्या किया? डेमो। अब जब आप रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर तो देख रहे हैं हमारी वेबसाइट नहीं खुली। तो समझ गए कि इंडेक्स होना कितना ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाए तो उसका नेम कुछ भी रैंडमली नहीं रखना है। पहले जो पेज बनेगा वो index.html ही होगा, या अगर PHP में काम करें तो index.php होगा। नहीं तो आपका जो सर्वर है, जहाँ जो भी आपने डोमेन खरीदा होगा www.xyz.com, वो इस तरह से वेबसाइट खोलेगा। और आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि यूज़र आए ये खुल जाए, क्योंकि उसको तो सारी कुंडली पता चल गया आपके पास क्या क्या रखा हुआ है। हो सकता है कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखी हो आपके यहाँ पर, समझ गए ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखें, पेज का नेम क्या जाएगा? इंडेक्स। जैसे हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे देखो वेबसाइट स्टार्ट हो गई। तो यहाँ आके प्रैक्टिकली समझ में आता है कि इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डेवलपमेंट शुरू हो चुका है हमारा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ PHP। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट क्लास है और समझें इसको। इंट्रोडक्शन ऑफ PHP, जिसमें हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ PHP एक्चुअल में है क्या। तो जनरली जैसे हम लोगों ने HTML पढ़ा है तो वहाँ पर आप देखते हैं बिल्कुल लेटर के सिंक्रोनस से आपका नेम रखा होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट PHP के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर इज़ अ PP एंड H स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये आपको डिफरेंट तरीके से दिखाई देगा, समझ गए। तो उसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर क्यों बोला जाता है? PHP के अंदर जितना भी आप कोड करते हो वो ब्राउज़र में कभी भी डिस्प्ले नहीं होता है। यही है, यानी कि HTML जो होता है वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि एंटायर HTML को सर्वर से ही प्रोसेस करके आउटपुट देगा आपको। जैसे अभी तक आप क्या करते हैं, Ctrl+U करा, कोड देख लिया। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो मतलब क्या होगा? मान लो कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर यूज़र ने लॉगिन किया तो आप तो उसका जाके पासवर्ड भी देख लोगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, मतलब कोई भी आएगा कुछ भी करके चलाएगा किसी के प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। तो इसी वजह से डेटा जो होता है उसको सिक्योर कर दिया जाता है। यानी कि अब से आगे जो भी आप करोगे वो डेवलपमेंट वाला पार्ट का कोड कभी भी दिखता नहीं है। आउटपुट जो दिखता है हमेशा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, इन्हीं का ही दिखता है। बट डेवलपमेंट लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज का आपको आउटपुट नहीं दिखाई देता, मतलब रिजल्ट मिलेगा, कोड नहीं दिखेगा कि क्या कोड लिखा गया होगा इसके लिए, समझ गए। सो
फुल फॉर्म ऑफ PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और लेमन लैंग्वेज हम लोग उसको बोलते हैं पर्सनल होम पेज। पर्सनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक, PHP को जो डेवलप किया वो फेसबुक नहीं किया था, है ना। तो फेसबुक में क्या होता है कि जैसे आप जाते हो वहाँ पर जाकर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो कुछ भी सेटिंग वेटिंग कभी भी चेंज करके आ जाते हो। क्या एक नॉर्मल HTML पेज के अंदर ऐसा कर सकते हैं हम लोग किसी की वेबसाइट में जाके? नहीं कर सकते ना। तो जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया एग्जांपल के लिए, आप वहाँ जाते हो, लॉगिन करते हो, अपना चीज़ें बदल के आ जाते हो या नया पोस्ट डाल के आ जाते हो। तो जहाँ पर कस्टमाइजेशन हो यूज़र एंड पर, वो चीज़ होती है आपकी पर्सनल होम पेज, ठीक है। बट ये PHP के केस में, क्योंकि बहुत सारी जो डिफरेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं वो जरूरी नहीं सब PHP से ही बनी हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन चीज़ों के लिए, वो भी सेम ही काम करती है। सो PHP इज अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब सर्वर पर चलता है, एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। डायनामिक जहाँ पर हमने एक जगह चेंज किया सब जगह हो गया, इंटरेक्टिव जहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट करके चीज़ें अपने आप से मॉडिफाई कर सकता है। PHP is widely used, free and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP। अब ये माइक्रोसॉफ्ट जैसे PHP होता है ना, वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज लिखा था ASP, जिसको बोलते हैं एक्टिव सर्वर पेज, और सबसे पहले जो लिखा गया वो था JSP, जिसको बोलते हैं जावा सर्वर पेज। तो JSP, ASP, PHP मार्केट में 3 लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन PHP को चलाने के लिए किसी टेक्निकल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर आप जावा JSP की हम लोग बात करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म होती है जावा सर्वर पेज, यानी कि आपको C++ एक्सेलेंट आना चाहिए, तभी आप उसके अंदर जाके काम कर सकते हो। सिमिलरली ASP एक्टिव सर्वर पेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में भी आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट PHP ये कहता है कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो आप मुझे बहुत अच्छे से चला सकते हो, ठीक है। आपको कोई तो लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पहले से। बेसिक क्या है, जैसे HTML को चलाने के लिए आपको पहले से कुछ नहीं सीखना, डायरेक्ट HTML सीखते हैं, लेकिन CSS को रन करने के लिए HTML आना चाहिए, नहीं तो चलाओगे कहाँ। HTML CSS के आपको आना चाहिए, तभी आप JS से उसको मैनिपुलेट कर पाओगे, नहीं तो JS को लगाओगे कहाँ। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट अगर आपकी ठीक है, अब आपका एक तरह से देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट दोबारा से रिपीट होगा, लेकिन PHP में कैसे चलता है वो आप समझो, काम वही है, सब कुछ वही है। तो ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट से ही इंस्पायर्ड है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती है। तो 3 चीज़ें हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट जो आपको बढ़िया से आनी चाहिए, तो आप आराम से PHP सीख जाते हो। What you should already know HTML, CSS and JavaScript. Before you continue, you should have a basic understanding of the following. तो VS कोड में हम लोग इसका काम करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, VS कोड में इसको लोकेट कर लेंगे। तो लोकेट करने का शॉर्टकट क्या है, हम एंटायर ये अपना फोल्डर जो है 12 to 130 वहाँ लेके जा रहे हैं, तो आप यहाँ एड्रेस बार में लिखेंगे CMD एंटर, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, यहाँ आपने लिखना कोड स्पेस डॉट एंटर, तो VS कोड में ये डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट को लोकेट कर लेगा मुझसे। आ गया, सही है, बंद कर दो उसको। अब वो डेवलपर बन रहे तो मैनुअली कंट्रोल हो करके ढूंढने वाला सिस्टम सब कमांड से। तो यहाँ आ गए और यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन वाला फाइल हमने ओपन कर लिया इसमें। तो यहाँ पर बिफोर यू होगा, योर बाय मिस्टेक टाइपो एरर हमारा बन गया इसके अंदर। किसी ने ज्वाइन किया है, हिमानी। हिमानी का अटेंडेंस मार्क करते हैं, चलिए। सो बिफोर यू कंटिन्यू यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ज़बरदस्त वाली नहीं, बेसिक पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं व्हाट इज PHP। PHP इज एन एक्रोनियम ऑफ हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग क्यों बोलते हैं, जहाँ पर आप लॉजिकली कुछ लिख सकते हो, ठीक है। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन दी सर्वर, ये ब्राउज़र पर नहीं होता, सर्वर से ही प्रोसेस होकर फाइनल आउटपुट ब्राउज़र में आ जाएगा आपको। एंड PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। जैसे मैंने आपको XAMPP अभी बताया, XAMPP जब डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर PHP वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएगा, वो बंडल है।
PHP is an amazing and popular language. It is powerful enough to be at the core of the biggest blogging systems on the web, which is WordPress. पूरा जो WordPress बना है वो PHP से ही बना हुआ है, ठीक है, और काफ़ी फेमस है डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए. इट इज़ डीप इनफ टू रन लार्ज सोशल नेटवर्क, फेसबुक की बात हो रही है ना. इट इज़ ऑल्सो इनफ टू बी अ बिगनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज. ठीक है, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है ना, कि मतलब कोई भी बिगनर्स अगर पहले अपनी कोई सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ काम करना चाह रहा है तो PHP इज़ अ बेस्ट चॉइस. What is a PHP file? PHP file can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code. PHP code is executed on the server and the result is written to the browser as a plain text. मतलब आप जहाँ कोड कर रहे हैं VS कोड में वहाँ तो आप उसको देख पाएंगे कि क्या हमने कोड लिखा, बट आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ HTML ही आएगा और कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. What can PHP do? PHP can generate dynamic page content. ठीक है, यहाँ जहाँ से यूज़र अपना डेटा खुद से डाल सकता है या फिर हम बैकएंड से अपडेट कर सकते हैं. PHP can create, open, read, write, delete and close files on the server. मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें 5 पेज है और कल को मुझे लगता है मुझे एक और पेज बनाना है, तो ये नहीं कि ऑफलाइन बनाओगे ऑनलाइन डाल के आओगे. आप कोडिंग करके ऑनलाइन ही वहीं पर एक नया पेज बना सकते हो, कोडिंग से ही पेज बन जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो आपने बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस बनाया, एक वेबसाइट बनाई xyz.com, और वहाँ पर आप चाहते हो जैसे यूज़र आए और अपना यूज़र नेम रजिस्टर करे तो बैकएंड में वो डेटा अपना आप से बन जाए. तो अपना बनने के लिए यानी कोई पेज बनेगा, वहाँ जाकर डेटा स्टोर होगा, तो वो सारा काम PHP ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है. आपको पहले से बना के देने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को. PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, यानी कि जो फॉर्म सबमिट हम लोग करते हैं वो सबमिट किया हुआ डेटा PHP कैप्चर करके आपको डेटाबेस में या फिर मेल के ऊपर भेज सकता है. PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़. जब आप देखते हो कोई वेबसाइट चलाते हो तो एक्सेप्ट कुकीज़ का जो एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको, वो पार्ट. PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस, यानी कि PHP की हेल्प से हम लोग अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को अपडेट भी कर सकते हैं. एंड PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, यानी कि मुझे यूज़र को कहाँ अलाउ करना है, कहाँ डिसअलाउ करना है, मैं ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ. कि मेरी वेबसाइट में 100 पेजेस हैं लेकिन यूज़र कुछ पेजेस तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा पाएगा, उसके लिए परमिशन लगेगी लॉगिन करें तब. ठीक है, और लॉगिन में भी हम लोग लेवल डिफाइन कर देंगे कि किस पर एडमिन जा सकता है, किस पर विजिटर जा सकता है. PHP कैन इनक्रिप्ट डेटा. इनक्रिप्शन से हमारा मतलब ये है कि जैसे मान लो एक यूज़र आया और उसने आपकी वेबसाइट पर अपना फॉर्म रजिस्टर किया, साइन अप किया. अब जब वो डेटा भेजेगा और आप साइट के ऑनर हो तो आप तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड देख सकते हो ना, फिर तो आप उसके पीछे से चला लोगे उसकी उसका जो भी अकाउंट होगा. तो हम क्या करते हैं, जब किसी डेटा को यूज़र से कैप्चर करते हैं तो उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं. इससे क्या होता है, साइट ऑनर भी ये नहीं पता लगा सकता तुम्हारा पासवर्ड क्या है. ठीक है, वो तुम जानते होगे तुमने क्या सेट किया. ठीक है. With PHP you are not limited to output HTML. You can output images of PDF files. You can output any text such as HTML and XML. ठीक है, तो PHP से खाली प्लेन HTML आउटपुट नहीं आता है. मान लो कि आपने कोई रिपोर्ट बनानी है तो PHP से आप उसकी PDF, zip, एक्सेल फाइल कुछ भी बना सकते हैं. तो ये काम भी हम लोग इजीली कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP. What PHP? PHP runs on various platforms: Windows, Linux, Unix, Mac OS X, Macintosh. मतलब PHP is compatible with almost all server used today like Apache and Internet Server, यानी कि जो हमारा IIS Microsoft ने बनाया है etc. PHP support a wide range of databases. हर तरह के डेटाबेस के साथ काम करती है, फ्री है एंड हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली www.php.net से. अगर आपने XAMPP इंस्टॉल नहीं किया तो आप पर्टिकुलर लैंग्वेज को यहाँ से जाकर डाउनलोड भी करके लेके आ सकते हो. ठीक है. एंड PHP इज़ ईजी टू लर्न एंड रन एफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड. बात करेंगे जो नया वर्जन चल रहा है PHP का कि उसमें क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई है. द टीम बिहाइंड द रिलीज ऑफ PHP 8 बूस्ट इन देयर अनाउंसमेंट ऑफ
better performance, better syntax, and improved type safety. PHP 8 is faster than PHP 7. The syntax requires less code and typing is better supported. These three improvement category provide a powerful major version release of PHP. For more detail, we can click here and visit this information with PHP 8 में क्या पार्ट नया ऐड हुआ है. बट अभी आप इसको नहीं समझ पाओगे. ये चीज़ आपको तब समझ में आती है जब PHP आप सीख जाते हैं भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे इसमें. What do I need to start using PHP? We can find a web host with PHP and MySQL support. Web host. Install a web server on your own PC and then install PHP and MySQL. तो जैसे हमने जैम डाला तो जैम डालने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व. उसके अंदर PHP, MySQL और SQL सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा. नेक्स्ट, यूज अ वेब होस्ट विद PHP सपोर्ट. इफ योर सर्वर हैज एक्टिवेटेड सपोर्ट फॉर PHP, यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग. ये हम लोग बात करें अगर हम लोग लाइव कोई होस्टिंग खरीदें लाइक xyz.com और वहाँ पर अब मुझे अगर PHP की वेबसाइट चलानी है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए. तो बाय डिफ़ॉल्ट PHP का सपोर्ट आज के डेट पे हर तरह के, चाहे वो विंडोज सर्वर हो या लिनक्स हो, सभी के ऊपर एक्टिवेटेड है पहले से. नहीं है तो आप अपने होस्टिंग कंपनी को कॉल कीजिए, वो PHP का सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे, PHP की वेबसाइट लाइव हो जाएगी. बट PHP जो है वो सबसे बढ़िया काम करती है लिनक्स के ऊपर. ठीक है. Just create some .php files, place them in your web directory and the server will automatically parse them for you. You do not need to compile anything or install any extra tool on your server because PHP is free. Most web hosts offer PHP support. ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. 99% आपको मिल ही जाएगा एक्टिवेटेड पहले से. बात करेंगे सेटअप PHP on your own PC. However, if your server does not support PHP, you must install a web server, install PHP, install a database such as MySQL. ये काम आपको करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके बेसिकली आपका ये स्टार्ट होता है. तो ये था हमारा PHP का इंट्रोडक्शन, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. फाइल गो थ्रू कीजिएगा, पॉइंटर्स बनाइएगा अपने. ठीक है. इसके बाद PHP के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो वेरिएबल्स आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े, लेट, वेर एंड कॉन्स्टेंट. A variable can have a short name like X or Y or a more descriptive name like is or name. ठीक है. तो वेरिएबल का नेम कुछ भी डिफाइन किया जा सकता है, बट जनरली हम लोग कोशिश करते हैं प्रोग्राम के अंदर शॉर्टर वेरिएबल नेम डिफाइन करने का. रूल्स फॉर PHP वेरिएबल्स. A variable start with a dollar sign in PHP following by the name of the variable. तो अब से आपने वेर लेट कांस्टेंट ना लिख के डॉलर साइन और वेरिएबल का नेम बताना है. तो ये चेंजेस समझ में आ गए. ना तो वेर आएगा, ना लेट आएगा, ना कांस्टेंट. सीधे डॉलर जो भी वेरिएबल का नेम है इक्वल टू वैल्यू. अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर. कोई नंबर से वेरिएबल नहीं बनाना है. A variable name cannot start with a number. समझ गए. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores like A to Z या स्मॉल में या फिर 0 to 9 and underscore. Variable names are case sensitive like $age and $age are two different variables. यानी कि दोनों एक नहीं है, दो अलग वेरिएबल में काउंट होंगे, क्योंकि केस जहाँ चेंज हो गया वहाँ पर वेरिएबल का काम भी चेंज हो गया उस केस में. ठीक है. अब PHP वेरिएबल के अंदर जैसे हमारे नॉर्मल वेरिएबल होते हैं उसमें क्या होता है वेर लेट कांस्टेंट. इस तरह से PHP के अंदर जब वेरिएबल आते हैं तो उसके स्कोप होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में भी सेम ही रहते हैं. ठीक है. तो इन PHP वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट. द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड यूज. PHP हैज़ 3 डिफरेंट वेरिएबल स्कोप्स, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक. ठीक है. तो स्टैटिक वेरिएबल कौन बनाता है? कांस्टेंट. कांस्टेंट से हमारा स्टैटिक वेरिएबल बनता है. ग्लोबल वेरिएबल जो हम लोग वेर से बनाते हैं और लोकल वेरिएबल जो हम लोग लेट से बनाते हैं. ठीक है. काम वही होगा, बस लिखने का तरीका हमारा डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए इंट्रोडक्शन हमने 2 क्लास का एक क्लास में देखा. पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि भाई कैसे हम लोग सेटअप करते हैं. तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन बता दिया, कहाँ से डाउनलोड होगा ये बता दिया हमने.
सी ड्राइव में इंस्टॉल करिए या डी ड्राइव में, दैट इज़ टोटली अप टू यू। उसके बाद आपने अपने जैम्प के अंदर htdocs की फोल्डर में रहना है। यहाँ पर जाके अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है टिल डेट तक का। और जब आप उस लोकेशन को रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो जैसे मैं बंद करके दोबारा से दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप एक नोटिस करेंगे लिखा आएगा एडमिन, क्लिक करिए तो लोकल होस्ट डैशबोर्ड इस तरह से आएगा। यहाँ से आपने डैशबोर्ड को रिप्लेस करना अपने डेट से। जैसे मैंने अपना फोल्डर बनाया टाइम का, देन उसके अंदर मंथ, देन उसके अंदर डेट। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई इंडेक्स फाइल है तो डायरेक्टली आपका प्रोजेक्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि भाई एक जो वेबसाइट होती है, ठीक है, वो PHP में हम लोग बेसिक वेबसाइट कैसे बनाएं आज डे 1 पर, ठीक है। तो वेबसाइट बनाना कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं होता है इसके अंदर। तो जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग के नाम से कुछ लिंक पहले से अवेलेबल है। हम होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग किसी पेज पर जा रहे हैं, सारे पेज वर्किंग है अपने बढ़िया से। अब मान लो कि क्लाइंट ये कहता है कि भाई मेरे को एक नया पेज बनाना है, ठीक है। तो हमारे लिए नॉर्मली क्या होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि अब मुझे वो नया पेज तो बनाना आसान है, लेकिन नए पेज के लिए लिंक डिफाइन करके आना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई 6 पेज खोलो और फिर से उसके अंदर जाके लिंक ऐड करो। समझ रहे हैं? तो PHP यही चीज़ें आपकी ओवरकम कर देता है। कैसे? हम यहाँ पर एक ये पेज ओपन करेंगे अपना। आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक header.php के नाम से फाइल अवेलेबल है। इसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ HTML जो आप पढ़ के आए हो वही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, है ना। तो मान लो मुझे एक नया पेज यहाँ पर ऐड करवाना है, तो मैंने यहाँ पे जाके एक नया लिंक ऐड किया जिसको मैं यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेमो, ठीक है। क्या नेम दिया हमने? डेमो। और यहाँ पर लोग लिख देंगे demo.php। कंट्रोल एस किया। अब आप ब्राउज़र में आओ, अब आप पेज को रीलोड करो। हम कौन से पेज पर हैं? होम। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे डेमो के नाम से पेज देखो आपका ऐड हो गया, लिंक आ गया यहाँ पर, सभी पेज के ऊपर काम हो गया। क्या ये काम हम लोग HTML, CSS या बूटस्ट्रैप के अंदर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है डेवलपमेंट सीखने का। तो यानी कि कोई सीधी सी बात है, जब एक वेबसाइट आप बना लोगे तो कल को नई नई रिक्वायरमेंट आती रहेंगी, फरमाइश की भी ये लगा दो, अब ये कर दो, ऐसा कर दो। तो स्टैटिक जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पर डिज़ाइनर परेशान हो जाता है। वो कहता है यार कितने पेज ऐड करोगे, पहले ही डिसाइड कर लो। अभी तो क्या 6 पेज लगा दोगे, कल को 600 हो गए, फिर क्या करोगे? फिर तो ज़िंदगी ख़राब है उसके अंदर लगा लगा के। फिर क्या करनी है जी, हटा दो। तो एक जगह होने से ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ से PHP आपको सपोर्ट देता है कि भाई एक जगह करो तो सब जगह अपना आप काम हो जाएगा। हमें करना क्या है, हम यहाँ पर जब डेमो को क्लिक करेंगे तो एरर आएगा, नॉट फाउंड, क्योंकि पेज तो नहीं बना, लिंक होना है। तो क्या करें, यहाँ से जैसे इंडेक्स वाली फाइल है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद demo.php। इसको अपन नेम दे देंगे डेमो, और यहाँ पर लोग लिख देंगे डेमो कंटेंट। और ब्राउज़र में अब हम लोग जब डेमो को रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी पेज से, लाइक अबाउट पर है, आपने डेमो चलाना है, तो देखो डेमो की पेज खुल गया, तो काम जल्दी हो गया ना सब जगह से। तो ये हो गया उसका बेनिफिट। तो क्या करना होता है जब हम लोग PHP में कोई वेबसाइट बनाएं, तो आपने ये ध्यान रखना है, लेट्स से जैसे ये इंडेक्स फाइल है, आप देख रहे हो सब कुछ HTML ही है। PHP में जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो सबसे पहले लिखने का तरीका समझें। स्टार्ट पेज डॉट PHP, हम यहाँ लिखेंगे HTML5, या फिर आप बूटस्ट्रैप में काम करते हो VS5 लिख के आप चला सकते हैं। तो PHP का जो ओपनिंग क्लोजिंग होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना स्क्रिप्ट टैग, और हमारा ये जावास्क्रिप्ट का बन गया। इसी तरह से PHP के अंदर चलता है लेस देन ? PHP एंड ग्रेटर देन या का PHP का डिफाइन हो गया। तो PHP का कोड इसमें चलता है, ठीक है।
तो मान लीजिए कि मुझे इस स्टार्ट पेज के ऊपर अपने इस हेडर वाले पेज को लेकर आना। देखो इसमें ना तो कोई डॉक टाइप है ना कुछ है, सिर्फ टैग डाला हुआ है H1, HR टैग है, P टैग है जिसमें अलाइनमेंट राइट है और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पेज मुझे इसमें कॉल करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप लिखेंगे इंक्लूड लिख के आप यहाँ पर डबल कोट में लिखेंगे हेडर डॉट PHP। और जब हम इस फाइल को ब्राउज़र में रिक्वेस्ट करेंगे ना, यहाँ लिखिए स्टार्ट पेज डॉट PHP, ठीक है। और ये हमारा जो पेज है आप देख सकते हो फोल्डर से बाहर निकल गया, इसलिए वो काम नहीं किया। तो आपने इसको इसके अंदर डाल देना है और फिर से पेज को आपने ब्राउज़र में जाकर रिक्वेस्ट करना है। तो डेटा आ रहा है। तो इंक्लूड लिखने से क्या होता है, आप किसी भी पेज को इसमें ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ इंक्लूड का काम। अब मान लो मुझे स्टार्ट पेज के लिए कुछ कंटेंट लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? जैसे मैं डिफाइन किया, हेडर वाले पार्ट से जाते हैं या इंडेक्स पार्ट से, हमने यहाँ से ये दो चीज़ें कॉपी की और हमने लाके इसके बाद में कॉल कर दिया और हमने इसको नेम दिया स्टार्ट पेज कंटेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैटर आ गया स्टार्ट पेज का। मुझे फुटर भी लगाना है, तो हमने एक फुटर भी बना के रखा हुआ है यहाँ पर फुटर डॉट PHP के नाम से। आप यहाँ देखिए HR और नीचे एक P टैग डला हुआ है। तो यहाँ पर आपने इस लाइन के बाद में आना है, अगेन लिखेंगे इंक्लूड फुटर डॉट PHP कंट्रोल S और ब्राउज़र में जाके रीलोड। हो गया काम। तो इस तरह से PHP में काम होता है। यानी कि अब से जो आप वेबसाइट बनाओगे तो नेविगेशन, फुटर, बॉडी कंटेंट सब एक साथ नहीं रखना। बॉडी में सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पार्ट आएगा जो आप अलग अलग पेज पे दिखाना चाह रहे हो। हेडर और फुटर ये दोनों पेज आपके बिल्कुल अलग बनेंगे, जिसमें कोई भी आपको डॉक टाइप डिक्लेयर नहीं करना। ध्यान रखना, जिस पेज को हम लोग किसी पेज में कॉल कराते हैं उसके अंदर डॉक टाइप यानी कि जो बॉयलर प्लेट होता है उसकी कोडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ मेरे इसमें देख सकते हैं, अगर हम हेडर डॉट PHP की बात करते हैं तो सिर्फ क्या आएगा वो लिखा हुआ है। अगर हम लोग फुटर डॉट PHP की बात करते हैं तो क्या आएगा वो लिखा हुआ है। अब जब आप स्टार्ट पेज को ब्राउज़र में रन कर लेते हो और जब आप कंट्रोल U प्रेस करते हो तो आपको क्या दिख रहा है? डॉक टाइप HTML हेड वगैरह सब आ रहा है। यहाँ पर H1 टैग कॉल हो गया, HR टैग आ गया, यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, यहाँ पर फुटर आ गया नीचे। बट क्या कहीं पर कोई आपको PHP का कोड दिख रहा है क्या? तो एंड यूज़र को लगेगा कि ये सब एक साथ बना, बट हमें पता है कि हमने दो चीज़ें अलग से लाके डायनामिकली कॉल कराई है इसके अंदर। ये होता है फ़ायदा PHP के अंदर। PHP कोड कभी नहीं दिखेगा, बस आपको यहाँ फाइल से पता चलेगा कि एक डायनामिक फाइल है, ठीक है। तो इसलिए ये साइट्स जो होती हैं सिक्योर भी होती हैं, ठीक है। तो आपको प्लेन HTML टेक्स्ट रेंडर होता है, बाकी और कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। तो इतना पार्ट आप ट्राई करके देख सकते हो कैसे बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें वेरिएबल्स वगैरह की। तो देखते हैं, जैसे PHP के साथ आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, राइट टेक्स्ट विद PHP, तो हमने एक फ़ाइल यहाँ पर बनाई है। आप यहाँ देखेंगे हमने क्या लिखा, <? PHP, और यहाँ पर हमने एक मैसेज किया एको पैराग्राफ के अंदर, दिस इज़ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट विद PHP। तो देखो इसको ऐसा समझो कि जावास्क्रिप्ट होती तो क्या लिखते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर आप ये पूरा मैसेज लिखते। तो PHP में डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो एको से रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे कोई बनाना ब्रैकेट नहीं, सीधे आप अपना मैसेज अपना HTML टैग के साथ में लिख सकते हैं, आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये काम होगा इसके अंदर। तो PHP में HTML जैसे हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि आप HTML भी इसके अंदर चला सकते हैं, कोई भी ऑडियो वीडियो जो भी आपने कॉल कराना है सारा कुछ करा सकते हो, या फिर हम लोग को ये जो भी फाइल है ये कोर PHP, इसके अंदर कोई भी HTML नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फाइल को चेक करूं ब्राउज़र में जाके तो इसका मुझे आउटपुट मिलेगा देखने के लिए। आप जाइए ब्राउज़र में,
यहाँ लिखिए राइट टेक्स्ट विद php डॉट php फाइल, तो आप देख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट विद php। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बट वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जब बात आती है तो PHP मिक्स करके चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लॉजिक जो होते हैं वो एक्सटर्नल लिखते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप एक्सटर्नल लिखते हो और लाके इंपोर्ट करा देते हो, वैसे ही आपकी PHP की फाइल जो होती है इंपोर्ट ना होके इंक्लूड होती है, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे अभी इस तरह से। तो आज की जो डे 1 की आपकी एक्सरसाइज है, ज़्यादा नहीं आगे जाएंगे, अभी जस्ट आपने ये करना है कि आप एक 5 पेज की वेबसाइट बना के देखो कि आप PHP से बना पा रहे हो या नहीं। ठीक है, इतना पार्ट हमारा हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे की चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि आपने जैसे इस मंथ के मिड में हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपने 5 पेज की कोई वेबसाइट बनाई होगी, सिंगल पेज नहीं बनाना, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन 5 वेबसाइट का जो हेडर होगा, जो फुटर होगा, उसको PHP में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो, तो आपका साथ साथ इसका भी प्रोजेक्ट बनता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ से सिंटैक्स एंड वेरिएबल्स। अभी आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, पहले इतना ही करो बेसिक, है ना। तो सबसे पहला स्टेप XAMPP इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, अपना फोल्डर बनाना है htdocs के अंदर जाके, और उसके अंदर अपनी न्यू फाइल बनानी है। ध्यान रखना .html नहीं बनाना है, .php बनाना है, और उसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं जैसे ये सारी चीज़ें पहले से बनी हुई थी, मैं आपको फिर से एक बार बना के खुद से दिखा भी देता हूँ कैसे आपने काम करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो PHP में लिखने के लिए आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको कोई और स्टेटमेंट लिखना है इसके अंदर, तो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं, जैसे कि h1 टैग, दिस इज माय फर्स्ट heading with PHP, it's my first paragraph with PHP। तो दोनों ही क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, अलग अलग लाइन में रिजल्ट आना चाहिए। ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, here as you can see आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। बट यहाँ पर आपको क्या कोई PHP का टैग दिखाई दे रहा है, प्लेन HTML आपका रेंडर हो रहा है इसके अंदर। चलिए बात करेंगे इंडेक्स फाइल की। इंडेक्स फाइल के अंदर हमारे पास सिर्फ इस तरह से हमने कोई भी CSS यूज़ नहीं किया हुआ अभी। एक हेडिंग बनाई है H3 और एक हमने बनाया है P टैग, जिसके अंदर हमारा कुछ डेमो कंटेंट अवेलेबल है। इसका भी अगर आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पर बैक करके, सर जो इंडेक्स फाइल है ये बनी बनाई मिलेगी, हमें पहले बनानी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी, जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे बनाया होगी आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई हेडर और फुटर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, जैसे अभी आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर लिखते हैं जैसे कि h1 टैग, यहाँ पर लोग एक लिख देते हैं जैसे कि योर साइट, एक मैसेज। अब ये कहाँ पर आना चाहिए, अलाइन एट्रीब्यूट सेंटर। इसके बाद हम लोग एक HR टैग डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि एक पैराग्राफ, और यहाँ लिखते हैं अलाइन इक्वल टू राइट, और यहाँ पर जाकर हम लोग कुछ लिंक डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि होम, सर्विसेज। बिल्कुल HTML की अपनी दूसरी तीसरी क्लास याद करो जो हम लोग करते थे पहले, ना, अबाउट अस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पर हम लोग नीचे आके एक HR टैग डालेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक फुटर बना लेंगे जिसमें क्लास लिखेंगे हम लोग, सॉरी क्लास नहीं, अभी तो HTML वाला काम करें, तो अलाइन सेंटर। यहाँ पर आप लिखेंगे $COPY कॉपीराइट 2023 to 2024
सो ऐसा हम लोगों ने एक अपना पेज इसमें बना लिया। तो पूरा हमारा पेज बन के तैयार हो गया। अभी कोई लिंक नहीं है, तो लिंक बनाने के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे AHREF और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे .php और यहाँ पर आपने लाके ए टैग को क्लोज कर देना है और यहाँ से ए टैग की जो क्लोजिंग हुई है उसको डिलीट कर देंगे। ये हमारा पी टैग यहाँ बंद हुआ। तो ये देखेंगे आप सभी लिंक में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर इस तरह से एक जगह एक्स्ट्रा हो गया, उसको बंद कर दीजिएगा, अभी सही हो जाएगा। अभी ओके। इसके बाद जैसे होम पेज है तो होम पेज का हम लोग नेम क्या रखते हैं, इंडेक्स। सर्विस का पेज होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, सर्विसेज। अबाउट का पेज आएगा तो अबाउट, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से इस फाइल को सेव एज किया और हमने बनाया सर्विसेज। ठीक है, .php ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम उसके यहाँ जाके लिख देते हैं सर्विसेज कंटेंट। रिफ्रेश करेंगे, आप सर्विस पर क्लिक करेंगे, सेम आउटपुट आ रहा है, कोई भी चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है कि क्लाइंट कहता है कि भाई एक नया पेज बना दो। हम जाते हैं और एक नया पेज बना लेते हैं, जैसे कि ब्लॉग का पेज क्लाइंट ने अब ऐड करवाना है। आपने जाके ब्लॉग्स के नाम से बनाया blogs.php। रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं आप होम के ऊपर हमारा ब्लॉग्स का लिंक नहीं है, बट सर्विसेज के पेज पर ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो यानी कि समझ गए ना, स्टैटिक अगर हम लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो ये चैलेंज आता है। यानी कि अब आपको हर एक पेज को खोल खोल के काम करना पड़ेगा। सो इसी का सॉल्यूशन PHP आपको क्या देता है, PHP सेट की भाई ये जो पार्ट है इसको आप हटा दो, आप एक नई फाइल बनाओ, सेलेक्ट अ लैंग्वेज, यहाँ जाके लिख देंगे PHP और इसको हम लोग नेम दे देंगे header.php और वो पूरा कोड हम लोग यहाँ ला के ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप इंडेक्स फाइल में जाएंगे और यहाँ से भी ये वाला कोड आप डिलीट कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, ?PHP इंक्लूड हमारी फाइल का नेम header.php। इसको आपने जैसे जावास्क्रिप्ट में बंद करते वैसे ही करना है और टर्मिनेट कर देना है। अब यही काम हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, सर्विस के पेज में जाएंगे और यहाँ जाके भी ऐड करके आएंगे। नाउ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्राउज़र में होम पर आएंगे तो आप देख सकते हैं ब्लॉग अवेलेबल है। सर्विस पर आएंगे तो इस सर्विस के ऊपर भी ब्लॉग अवेलेबल है। तो ये होता है इंक्लूड का बेनिफिट, यानी कि आप डे 1 पर PHP में वेबसाइट बनाना सीख जाते हो। क्या नहीं कर पाओगे, जैसे कि बैकएंड से कोई डेटा आ जाए, ठीक है, तो वो आप लेटर ऑन सीखोगे धीरे धीरे। उसके लिए में पहले बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक कन्वर्ट करना आप डे 1 पर सीख चुके हो। ऐसे हमें फुटर बनाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा फुटर अवेलेबल है। ठीक है, हमने इसको Ctrl+S किया, यहाँ जाके एक न्यू फाइल बना लेंगे footer.php। फुटर देखो फोल्डर से बाहर है तो अंडर डालिए और यहाँ पर हमने इसको सेव करके क्लोज कर देना है। तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल में आएंगे, कोड को करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे कॉल, नेम क्या हो जाएगा फुटर, और सेव करिए। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे होम और सर्विसेज, ये हमारे पेज अवेलेबल है। सर्विस के अंदर अभी आपका फुटर अवेलेबल है, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखोगे सर्विस से फुटर गायब है, होम पर हमारा इंक्लूड हो रखा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे फुटर और ये देखिए तो होम और सर्विस दोनों में फुटर आ गया। अब फुटर को डायनामिक क्यों बनाए, फुटर में हो सकता है आपको बहुत सारे लिंक लगाने हो, या हो सकता है कि अभी 2023 से 24 का चल रहा है हमारा, 24 से 25 आ गया, तो क्या होगा कि मैं एक जगह अपडेट करूँगा सब में अपना आप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल
फुटर की फाइल को हमने ओपन किया, हमने यहाँ जाके लिख दिया 2024 to 2025। तो क्या देखते हैं, होम पर भी चेंज हो गया और सर्विस पर भी चेंज हो गया। नहीं तो अगेन आपको कॉपीराइट इन्फो जाके सब पर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी डायनामिक कर देंगे ताकि जैसे जैसे साल बढ़ते जाएँ ये अपना रेंज अपनी बढ़ाता जाए। इतना डायनामिक सीख रहे थे, इतना सरदर्दी क्यों लेके जाके काम खुद से करना है, ये स्टैटिक वाले लोग काम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीधे डेट फंक्शन चला देंगे तो हमारा ये पार्ट भी डायनामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपनी फुटर वाली फाइल में जाते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट की जर्नी स्टार्ट हुई है, मान लो 2023 से स्टार्ट हुई, या जैसे अगर हम लोग अरीना की बात करते हैं तो ये 1996 से अवेलेबल है फॉर एग्जांपल। तो इस जगह पर हम चाहते हैं 2024 लिखा हुआ आ जाए, तो हम लोग यहाँ जाकर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज और हम यहाँ पर कर देंगे एको डेट। ठीक है, और यहाँ जाके आप लिख देंगे वाई। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिएगा क्या हो गया यहाँ पर 2024। ठीक है, होम पर भी और इसके ऊपर भी। तो यानी कि कल को अगर साल बदल गया तो रात के 12 बजते तुरंत से अपना 25 हो जाएगा। अब मेरे को वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया पर डेट मेथड। ठीक है, और इसमें हमने कैपिटल में लिखा वाई। वाई मतलब कंप्लीट ईयर इसमें आएगा। अगर आप स्मॉल में वाई लिखते हैं तो आपको शॉर्ट में देगा। ठीक है, पूरा चाहिए 2024 तो आपको कंप्लीट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यंग जनरेशन है इसको तो पता होगा 2024 चल रहा है, अब 24 तो हो सकता है कि भाई 1900 का भी रहा 1924, तो मुझे कैसे पता चले कौन सा 24। ठीक है ना, तो इसलिए ये इस तरह से लिखना हमने वाई पूरा बना के, है ना। अब समझ में आ गया पंकज कैसे करना है? पंकज हाँ सर आ गया। हाँ, तो अब आपका जो टास्क है वो ये है कि अपनी जो भी HTML हमने वेबसाइट बनाई है, हेडर अलग कर दो, फुटर अलग कर दो, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। हेडर और फुटर फाइल में कोई भी CSS का पाथ नहीं जाएगा। क्लास के नेम जरूर डाल सकते हैं हम लोग। जब वो फाइल उस पर्टिकुलर पेज में पहुंचेगी जहाँ पर आपकी CSS इंपोर्ट हो रखी होगी तो वो अपना आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कोई क्लास लगा के लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट हो सकता है बट CSS का फाइल पाथ नहीं देना है, ना तो किसी जावास्क्रिप्ट का ना ही किसी CSS का। इन फाइलों में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई डॉक टाइप नहीं है ना, ये सीधे इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इनमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लगाते हैं हम लोग। नहीं तो क्या होगा, आपने यहाँ पर CSS एक लगा दिया, एक वहाँ पर है, तो फाइल के अंदर दो हो गई, फिर दोनों लड़ रही होंगी आपस में। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंक्लूड जो फाइल होती है उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं आएगी, ना तो कोई CSS की लाइब्रेरी का पाथ, ना ही किसी JS की लाइब्रेरी का पाथ। तो आज के लिए इतना रखेंगे। डे 1 पर आपने सीखा कैसे कॉन्फ़िगर करना है एनवायरनमेंट, कैसे हाउ टू इंस्टॉल XAMPP, किस तरह से फोल्डर बनेगा, किस तरह से उसको हमें रिट्रीव करना है ब्राउज़र के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।